सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। आज इस बुलेटिन में बात होगी एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, वोटर अधिकार यात्रा की। देखेंगे पीएम के बिहार दौरे ने क्यों जेडीयू की बढ़ा दी चिंता, महाराष्ट्र में बीजेपी का दाव कैसे हुआ फेल। जानेंगे आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति ने भारत के लिए ट्रंप को क्यों किया नाराज। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कर्नाटक विधानसभा में सीएम सिद्धरामैया ने बेंगलुरु भगदड़ पर दिया जवाब, कहा भगदड़ के लिए सरकार नहीं हालात जिम्मेदार। कुंभ मेले में भगदड़ के बाद क्या सीएम योगी ने दिया था इस्तीफा। संभल में मंदिर मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कहा 25 अगस्त तक यथास्थिति बनाए रखें, हिंदू पक्ष को जारी किया नोटिस। श्री कृष्ण जन्मभूमि मस्जिद विवाद का मामला हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, अब 12 सितंबर को होगी आगे की सुनवाई। शेयर बाजार में गिरावट, 693 अंकों की गिरावट के साथ 81,306 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 213 अंकों की गिरावट के साथ 24,870 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर का काम कर रहा है, लेकिन आयोग की तरफ से जो नियम तैयार किए गए उस पर सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है और कोर्ट ने अपने फैसले में चुनाव आयोग को बेहद सख्त हिदायतें दी है। तो क्या आदेश दिया कोर्ट ने, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की इजाजत दी है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि आवेदन फॉर्म को फिजिकली जमा करना अनिवार्य नहीं होगा। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि फॉर्म 6A में दिए गए 11 दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासबुक, पानी का बिल आदि में से कोई भी एक या आधार कार्ड जमा किया जा सकता है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए अब 8 सितंबर की तारीख तय की है। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग से कई सवाल पूछे। जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य की 12 राजनीतिक पार्टियों में से सिर्फ 3 ही कोर्ट में पेश हुई हैं। इस मामले में आरजेडी की तरफ से वकील कपिल सिब्बल पेश हुए, जबकि बाकी 7 पार्टियों की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा। वकील प्रशांत भूषण ने सुनवाई के दौरान एक गंभीर मुद्दा उठाते हुए कहा कि एक जीवित मतदाता को गुजरा हुआ बता दिया गया और ऐसे 11 और मामले भी सामने आए हैं। भूषण ने दलील दी कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने कहा है कि केवल आधार पर्याप्त नहीं है और 7 करोड़ से ज्यादा लोगों के आधार कार्ड को स्वीकार नहीं किया गया है। इस पर जस्टिस कांत ने साफ किया कि रिकमेंडेड या नॉट रिकमेंडेड जैसी टिप्पणी से भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी नाम ड्राफ्ट सूची में बने रहेंगे। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख चुनाव आयोग को लेकर कड़ा रखा है और कहा है कि आयोग को आधार को भी इस लिस्ट में शामिल करना होगा। अब सबकी निगाहें 8 सितंबर को होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि एसआईआर के बाद जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से कोई भी नाम बिना कारण बताए नहीं कटना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला किया, उम्मीद जताई कि इससे वोट चोरी की कोशिशें नाकाम की जा सकती हैं। कांग्रेस की तरफ से पहले ही बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें राहुल गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी और चुनाव आयोग पर तीखे हमले किए। देखिए रिपोर्ट। बिहार में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा की धमक ने एनडीए सरकार की नींद उड़ा रखी है। इस वोटर अधिकार यात्रा का आज 6ठा दिन रहा। हफ्ते भर के अंदर राहुल तेजस्वी की इस यात्रा को भारी जन समर्थन मिल रहा है, जिसने एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है। काफिला भागलपुर के सुल्तानगंज पहुंचा। इस दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी भी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ मौजूद रहे। यात्रा के 6वें दिन भी लोगों का हुजूम देखने को मिला। भारी तादाद में लोग इस यात्रा में शामिल हुए। मुंगेर में राहुल तेजस्वी ने खानकाह रहमानी के मौलाना से मुलाकात कर करीब 20 मिनट तक बातचीत की। मुंगेर के शहरी इलाके में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का रोड शो हुआ। यात्रा मुस्लिम और यादव बहुल इलाकों से गुजरी। मुंगेर में राहुल गांधी की ये पहली यात्रा है। इस दौरान कुछ लोगों ने काली टी-शर्ट पहनकर धिक्कार है, वोट चोर सरकार है, चर्चा चारों ओर है, सरकार वोट चोर है, इस तरह के नारे लगाए। कांग्रेस का कहना है कि जिन्होंने बिहार की जनता का वोट चुराया, उनके सपने चुराए, उम्मीदें चुराई, बिहार के लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ये एक जन क्रांति है जिसमें बिहार का हर वर्ग 7 कदम बढ़ा रहा है। मकसद एक है, वोट चोरी रोकनी है, वोट चोरों को हटाना है।
अब विपक्ष के इस हल्ला बोल से बीजेपी कैसे निपटती है, ये देखना होगा। वोटर अधिकार यात्रा को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, जिससे इंडिया गठबंधन और भी ज्यादा आक्रामक होता जा रहा है, तो एनडीए दबाव में दिखाई दे रहा है। खासतौर पर जेडीयू की चिंता ज्यादा दिख रही है, क्योंकि उसे कमजोर करने की कोशिश विपक्ष और बीजेपी दोनों ही तरफ से हो रही है। पीएम मोदी आज बिहार के दौरे पर पहुंचे थे, लेकिन जेडीयू जो चाहती थी वो तो पीएम ने नहीं कहा, और जो कहा उससे जेडीयू के अंदर नाराजगी दिखाई दे रही है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी बिहार दौरे पर पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने सीएम नीतीश कुमार को सीधी चेतावनी दे दी और कहा कि प्रधानमंत्री हो या कोई मुख्यमंत्री, 30 दिन में जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को जेल भेजने वाले बिल पर पीएम मोदी की ये पहली प्रतिक्रिया है। लेकिन बिहार की जमीन से दिए गए इस बयान को सीएम नीतीश कुमार से जोड़कर देखा जा रहा है। जानकारों का दावा है कि पीएम का ये बयान सीधे तौर पर सीएम नीतीश को चेतावनी था। इससे पहले तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि ये बिल नीतीश और नायडू पर दबाव बनाने के लिए लाया जा रहा है, और अब उनका ये दावा भी सच साबित होता दिखाई दे रहा है। नीतीश तो पहले से ही सीएम फेस को लेकर नाराज बताए जा रहे हैं, और अब पीएम के बयान ने नीतीश की नाराजगी और बढ़ा दी है। पीएम के बिहार दौरे से पहले आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने तीखा हमला बोला। लालू यादव ने कहा कि पीएम मोदी आज गया में नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी पार्टी का पिंडदान करने आ रही हैं। विपक्ष तो पहले से ही बीजेपी पर नीतीश को किनारे करने का आरोप लगाता रहा है, और अब पीएम के बयान से इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं। लालू यादव ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें कहा गया है कि गयाजी पिंडदान के लिए जाना जाता है। पीएम मोदी अब जबकि गयाजी आ रहे हैं तो बिहार को स्पेशल स्टेटस न देने की जिद का पिंडदान जरूर करें। पिंडदान करें अपनी उस सोच का जिसमें बिहार के गरीबों, दलितों को वोट के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। नीतीश कुमार मुश्किल में हैं, तो दूसरी तरफ मुश्किल में एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भी दिखाई दे रही हैं। राधाकृष्णन के समर्थन की कोशिश में बीजेपी भी जुटी हुई है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल पा रही है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जब एनसीपी एसपी के चीफ शरद पवार को इसके लिए फोन किया तो पवार ने 2 टूक कह दिया कि हम राधाकृष्णन का समर्थन नहीं करेंगे। और क्या कुछ कहा पवार ने, देखिए इस रिपोर्ट में। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज हो गई है। एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को समर्थन देने से साफ मना कर दिया है। पवार के इस फैसले से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, खासकर तब जब महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने खुद राधाकृष्णन के लिए पवार और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे से समर्थन मांगा है। पवार ने राधाकृष्णन का समर्थन न करने की वजह भी बताई है। उन्होंने कहा कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को जब रांची के राजभवन में गिरफ्तार किया गया था तब राधाकृष्णन ही वहां के राज्यपाल थे। सोरेन ने राजभवन में गिरफ्तारी न करने की अपील की थी, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। पवार ने दावा किया कि ये एक ऐसा कदम था जिसने विपक्ष को नाराज कर दिया, और अब यही नाराजगी उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। दरअसल महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में शामिल एनसीपी और शिवसेना यूपीटी दोनों ही इंडिया गठबंधन के मजबूत ये दल अब इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करेंगे। 9 सितंबर को होने वाले इस चुनाव में जहां एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल को उम्मीदवार बनाया है, वहीं महाराष्ट्र के प्रमुख विपक्षी दल उनके ही खिलाफ खड़े हो गए हैं। पवार और ठाकरे दोनों के पास लोकसभा और राज्यसभा में कुल मिलाकर 23 सांसद हैं, और उनके इस रुख से उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की राह आसान नहीं दिखाई दे रही है। शरद पवार ने साफ कह दिया कि जिस व्यक्ति ने राजभवन से एक आदिवासी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करवाया उसका साथ हम किसी कीमत पर नहीं दे सकते। उपराष्ट्रपति चुनाव पर सभी की नजरें हैं, तो वहीं नजरें सुप्रीम कोर्ट पर भी थी। मामला आवारा कुत्तों को लेकर था, तो क्या फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए इस रिपोर्ट में। अब दिल्ली एनसीआर के आवारा कुत्ते एक बार फिर सड़कों पर नजर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के स्ट्रीट डॉग से जुड़े मामले पर फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने अपने 11 अगस्त के फैसले में कुछ संशोधन किए हैं, जिसमें पहले आवारा कुत्तों को स्थायी रूप से डॉग शेल्टर में रखने का आदेश दिया गया था, लेकिन अब नए फैसले के मुताबिक अब आवारा कुत्तों को वैक्सीनेशन के बाद सड़कों पर छोड़ा जा सकेगा। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हिंसक कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा और उन्हें शेल्टर में ही रखा जाएगा। इसके अलावा कोर्ट ने पब्लिक प्लेस पर कुत्तों को खाना खिलाने पर बैन लगा दिया है। गौरतलब है कि यह फैसला सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश में लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है और हाई कोर्ट में लंबित इस मामले से जुड़े सभी केसों को अपने पास स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। यह फैसला जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने सुनाया। बताते चले कि इस मामले में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मेनका गांधी समेत कई पशु प्रेमियों ने अपनी बात रखी थी और कोर्ट के पुराने आदेश की आलोचना की थी।
ये फैसला आवारा पशुओं के प्रति समाज के नजरिए और उनके अधिकारों को लेकर एक अहम कदम माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से डॉग लवर्स को राहत मिली है। आवारा कुत्तों को लेकर विवाद थमता दिखाई दे रहा है तो यूपी में सियासी टकराव बढ़ता दिखाई दे रहा है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने प्रदेश की सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि सीएम योगी की नीतियों के चलते प्रदेश कर्जदार हो गया है। तो और क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, देखिए इस रिपोर्ट में। एक तरफ जहां पीएम मोदी देश को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात कहते हैं, तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी राज्य को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन सच्चाई इससे कितनी उलट है, इसका खुलासा अखिलेश यादव ने कर दिया है। अखिलेश ने यूपी पर बढ़ते हुए कर्ज को लेकर बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए दावा किया है कि राज्य का हर व्यक्ति 37,500 रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है। अखिलेश ने एक्स पर लिखा कि भाजपा ने या तो दर्द दिया या कर्ज दिया। थोड़ी जनता पूछ रही है कि $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का दावा करते समय उत्तर प्रदेश बीजेपी सरकार प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति पर जो 37,500 का कर्ज है वो जोड़ती है या नहीं। और उत्तर प्रदेश की जनता ये भी कह रही है कि अगर 15 लाख का भाजपाई वादा जुमला साबित ना होता तो आज इस लोन को घटाने के बाद सबके खाते में लगभग 14,62,500 रुपए होते। जोड़ घटाने की भूल चूक माफ। अखिलेश के इस खुलासे से योगी सरकार की कलई खुल गई है, जिससे एक बार फिर विपक्ष के उस दावे को बल मिलता हुआ दिख रहा है कि बीजेपी सरकार की कथनी और करनी में अंतर होता है और वो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए लुभावने वादे और दावे करती है। जहां एक तरफ योगी सरकार अपनी उपलब्धियों का गुणगान करती है तो वहीं विपक्ष बढ़ते हुए कर्ज को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है, जिसे लेकर योगी सरकार राजीव मोदी शाह। अब अखिलेश के इस हमले पर बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं, ये देखना होगा। और बुलेटिन के आखिर में बात भारत और फ्रांस की दोस्ती की। फ्रांस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की और इसके बाद उन्होंने हिंदी में ट्वीट किया, लेकिन इस ट्वीट में मैक्रो ने ब्रिक्स की बात कर अमेरिका के राष्ट्रपति को बड़ा झटका दे दिया। तो क्या है इस ट्वीट में, देखिए इस रिपोर्ट में। बीते कुछ वक्त से भारत और अमेरिका के रिश्तों में तनाव देखा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने ब्रिक्स से संबंध रखने वाले देशों को भी चेताया है कि अगर ब्रिक्स की नीतियों का किसी ने समर्थन किया तो अमेरिका उन पर 10% का अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा। इस बीच अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो का एक बयान सामने आया है, जिससे ब्रिक्स देशों को लेकर ट्रंप का गुस्सा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल मैक्रो की पीएम मोदी के साथ बातचीत हुई। इस दौरान उन्होंने मल्टीलैटरलिज्म यानी बहुपक्षवाद को मजबूत करने पर जोर दिया, जो सीधे सीधे अमेरिका की सुप्रीमेसी को चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। मैक्रो ने कहा कि भारत और फ्रांस मल्टीलैटरलिज्म यानी बहुपक्षवाद को मजबूती देंगे और इसके लिए 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता और फ्रांस की G7 अध्यक्षता को जोड़कर देखा जाएगा। मैक्रो का ये रुख ब्रिक्स को लेकर ट्रंप के तेवरों के विरोध में देखा जा रहा है, क्योंकि ट्रंप बार बार ब्रिक्स को बेकार और अप्रासंगिक बताकर खारिज करते रहे हैं। उनका कहना है कि ब्रिक्स अमेरिकी हितों के खिलाफ है। इसे बढ़ावा देना चीन और रूस जैसी ताकतों को और मजबूत करता है। इन हालात में मैक्रो का मोदी के साथ बातचीत के बाद ब्रिक्स का नाम लेना ये संकेत है कि यूरोप अब इस मंच को नजरअंदाज नहीं करना चाहता, यानी ट्रंप के खिलाफ यूरोप ब्रिक्स देशों के साथ खड़ा है। ऐसे में अब ट्रंप इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, ये देखने वाली